दोस्तों, नियंत्रण रेखा के उस पार इस वक्त जो आग भड़की हुई है, उसने हालात को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। रात के सन्नाटे में शुरू हुई यह भीषण तबाही अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। भारतीय सेना ने इस बार सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि दुश्मन की पूरी युद्ध मशीनरी की रीढ़ पर ऐसा वार किया है जिसकी कल्पना तक वहां के जनरलों ने नहीं की थी। हफ्तों से पीओके के अंदर उबल रहे गुस्से, पाक फौज के जुल्मों और बगावत के बीच भारत ने वो रणनीतिक कदम उठा दिया है जिसे दुनिया के तमाम थिंक टैंक अब डिसाइसिव शिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं। एलओसी के उस पार से मिल रही हर ताजा अपडेट यही कह रही है कि अब यह कोई सीमित झड़प नहीं, बल्कि एक प्री प्लान्ड मल्टी लेयर ऑपरेशन है जिसका मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन सा ट्रिगर था जिसने भारतीय सेना को इस स्तर का प्रहार करने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं पर नजर डालिए। पीओके के अंदर पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई अंधाधुंध फायरिंग, दर्जनों की मौत, सैकड़ों घायल, जेईएसी के नेताओं पर रातों रात छापे, इंटरनेट ब्लैकआउट, अस्पतालों से लाशें गायब और उसके बीच वह वायरल वीडियोस जिसमें पीओके की महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान हाथ जोड़कर सीधे सीधे भारतीय सेना से गुहार लगा रहे थे कि एलओसी पार करके हमें इन कसाईयों से बचाइए। इधर इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स में यह साफ साफ लिखा जाने लगा कि पीओके में रूटीन प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि स्टेट लेवल रेप्रेशन और ह्यूमन राइट्स की खुली कब्रगाह बन चुकी है। और इसी बीच भारतीय इंटेलिजेंस को लगातार यह इनपुट भी मिल रहे थे कि एलओसी के बहुत करीब स्लीपर सेल्स और टेरर लॉन्च पैड्स को दोबारा एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि भारत के अंदर एक बड़ा हमला प्लान किया जा सके। नई दिल्ली के वॉर रूम में जब यह तस्वीर साफ हुई कि एक तरफ पाकिस्तान अपनी सेना से अपने ही कश्मीरी नागरिकों का खून बहा रहा है, दूसरी तरफ उसी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नई साजिश के लिए कर रहा है, जब यह देश अब फैसला हो गया, इस बार स्ट्राइक सिर्फ पॉइंट टारगेट पर नहीं होगी, इस बार पूरा ढांचा हिलाकर रख दिया जाएगा। और दोस्तों, यही वो बैकग्राउंड था जिसके बीच आधी रात को भारतीय तोपखाने ने ऐसा प्रचंड प्रहार शुरू किया जिसकी गूंज सिर्फ सीमा तक नहीं, इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर तक सुनाई दी। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआत दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त करने से हुई। सबसे पहले उन फॉरवर्ड रडार, मोर्टार लोकेशन सिस्टम और हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन टावरों पर भारी आर्टिलरी और प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट बरसाए गए, जिनके सहारे पाक सेना एलओसी के इस पार की हर हलचल पर नजर रखती थी। कुछ ही मिनटों में दुश्मन के कई प्रमुख रडार स्टेशन अंधे हो गए, कम्युनिकेशन जाम हो गया और उनके कमांड सेंटर्स का हेडक्वार्टर से सीधा संपर्क टूट गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि पाक फौज को यह समझने का भी मौका नहीं मिला कि यह साधारण क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है या किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत। इसके तुरंत बाद भारतीय भारी तोपों और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने एलओसी के उस पार मौजूद बड़े गोला बारूद डिपो, फॉरवर्ड सप्लाई पॉइंट्स और कमांड पोस्ट पर एक के बाद एक सटीक वार किए। सीमा पार से जो विजुअल्स और इनपुट सामने आए हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि कई बड़े डिपो में घंटों तक आग धधकती रही। रात के आसमान में बारूद के विशाल गुब्बार दिखते रहे और लगातार होने वाले सेकेंडरी ब्लास्ट ने यह साफ कर दिया कि निशाना सीधे उनके आर्मरी और मिसाइल स्टोरेज पर था। कई इलाकों में रात अचानक दिन की तरह रोशन हो गई और बंकरों के अंदर छिपे सैन्य अधिकारी वहीं दबकर रह गए। मिनी सूत्रों के अनुसार शुरुआती हमले में ही दुश्मन के कई मिड रैंक कमांडर और स्पेशल प्लाटून कमांडर मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच भारतीय स्पेशल यूनिट्स और लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन ने आसमान से पूरे इलाके की रियल टाइम मॉनिटरिंग की। जैसे ही कोई दुश्मन वाहन, सप्लाई ट्रक या आर्मी कॉन्वॉय सुरक्षित जोन की तरफ भागने की कोशिश करता दिखा, उसी वक्त उस पर प्रिसिशन स्ट्राइक की गई। यही वजह है कि एलओसी के उस पार कई किलोमीटर तक जली हुई गाड़ियों के ढांचे और बिखरे मलबे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन स्ट्राइक्स ने न केवल दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ दी, बल्कि उनके सैनिकों के मनोबल को भी पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीमित लेकिन बेहद सटीक एयर ऑपरेशन के तहत दुश्मन के एयर डिफेंस ग्रिड को निशाना बनाया। यह मिशन बेहद हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन भारतीय पायलटों ने एलओसी के बेहद नजदीक जाकर बगैर किसी अनावश्यक एस्केलेशन के उन रडार और मिसाइल बैटरी को निशाना बनाया जो एलओसी के पार से भारतीय एयर स्पेस में सेंध लगाने की कोशिशों को कवर देती थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में दुश्मन के कम से कम 2 एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और उनसे जुड़े कंट्रोल नोड्स को नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद उनके फाइटर जेट्स के लिए उड़ान भरना लगभग असंभव हो गया। दोस्तों, जमीनी स्तर पर इस ऑपरेशन का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। पीओके के भीतर, खासकर नीलम घाटी, मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर के आसपास लोगों ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारतीय आर्टिलरी की गर्जना को अपने कब्जेदारों के खिलाफ काम करते देखा।
सालों से पाक फौज के जुल्म का शिकार रहे आम लोग अब खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने पाक सेना की रसद ले जाने वाले ट्रकों और ईंधन टैंकरों को रोककर उन पर हमला कर दिया। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और भगदड़ में भाग रहे पाकिस्तानी सैनिकों को लोगों ने घेर कर धक्का मुक्की और पत्थरों से हमला किया। यह वही आबादी है जिसे दशकों तक भारत के खिलाफ भड़काया गया, लेकिन आज भारतीय तोपों की हर धमक उन्हें आशा की किरण की तरह महसूस हो रही है। मुजफ्फराबाद, कोटली और आसपास के कई बड़े कस्बों में प्रशासनिक नियंत्रण नाम की चीज लगभग समाप्त हो चुकी है। पाक हुकूमत द्वारा भेजे गए पुलिस बल और रेंजर्स या तो बरकों में छिपे बैठे हैं या फिर सेना के साथ मिलकर लोगों पर गोली चलाने के आरोपों में घिर चुके हैं। लेकिन इस बार फर्क यह है कि हर गली, हर मोहल्ले में हाथों में मोबाइल लिए नौजवान खड़े हैं जो हर गोली, हर लाठी, हर चीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंटरनेट बंद होने के बावजूद किसी न किसी रास्ते से यह वीडियो बाहर पहुंचा रहे हैं। यूरोप, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में बैठे पीओके के लोग इन वीडियो को दुनिया भर के मीडिया हाउसेस तक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बुरी तरह नंगा हो रहा है। इधर नई दिल्ली में सुरक्षा गलियारों से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वे भी उतने ही साफ हैं। इस बार भारत की नीति हिट एंड रिटर्न तक सीमित नहीं लगती। सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों, चोक पॉइंट्स और स्ट्रेटेजिक रिजलाइन पर डे फैक्टो कंट्रोल स्थापित कर लिया है। नीलम घाटी की तरफ से आगे बढ़ रही एक आक्रामक बटालियन ने दुश्मन की बची खुची सप्लाई लाइनों को इस तरह काटा है कि आगे की चौकियों पर तैनात पाक सैनिकों के पास न तो पर्याप्त गोला बारूद है, न राशन और न ही वापस लौटने के लिए सुरक्षित रास्ता। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई चौकियों पर पाक सैनिकों ने अपने हथियार छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय फायरिंग ने उनकी रिट्रीट लाइंस को भी पूरी तरह जाम कर दिया। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक बेहद सधी हुई कूटनीति भी साथ साथ चला रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आधिकारिक लाइन बहुत क्लियर है। एलओसी के पार जो भी एक्शन हो रहा है वह काउंटर टेरर और सेल्फ डिफेंस के दायरे में आता है, क्योंकि पीओके की जमीन का इस्तेमाल लगातार भारतीय नागरिकों पर हमले प्लान करने के लिए किया जा रहा था। साथ ही भारत यह भी बार बार दोहरा रहा है कि पीओके भारत का ही अभिन्न हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा नाजायज है और वहां की जनता के साथ हो रहे अत्याचारों को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। दुनिया भर में आई ताजा ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स, यूरोप और ब्रिटेन में हो रहे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन और पीओके के लोगों की खुलेआम इंडिया से मदद की अपील, ये सब भारत की इस पोजीशन को मजबूती दे रहे हैं कि वह एक कब्जादार नहीं बल्कि एक वैध दावेदार और संभावित रक्षक के रूप में उभर रहा है। इस सब के बीच चीन की बेचैनी भी तेजी से बढ़ रही है। सीपैक के कॉरिडोर, पीओके में लग रहे चीनी प्रोजेक्ट्स, हाईवे, टनल, पावर प्लांट, ये सब एक तरह से बीजिंग के लिए लंबी अवधि का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। पीओके के अंदर जो हलचल है और एलओसी पर भारत की ये आक्रामक और सिस्टमैटिक कार्रवाई दोनों मिलकर चीन की पूरी गणित को हिला सकती हैं। यही वजह है कि ताजा बयानों में चीन ने भारत को स्टेटस को न बदलने की नसीहत दी है और सीमा पर संयम बरतने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है, जब पीओके के अंदर पाक फौज अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही थी, जब वहां की जनता दुनिया से मदद की गुहार लगा रही थी, तब क्या किसी ने स्टेटस को की चिंता की? आज जब भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने दावे और वहां के लोगों की पुकार, तीनों को एक साथ ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है, तो क्या सिर्फ इसलिए रुक जाए कि किसी तीसरे देश के आर्थिक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ रहे हैं? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ तोपों और टैंकों की नहीं, ये मनोबल और नैरेटिव की भी है। पीओके के अंदर जब भी भारतीय गोलों की आवाज गूंजती है, उसके साथ साथ हम भारत के साथ हैं और हमें भारतीय फौज चाहिए जैसे नारे भी तेज हो जाते हैं। पाकिस्तानी सेना की कोशिश है कि वह इस पूरे मूवमेंट को विदेशी साजिश या कुछ मुट्ठी भर लोगों की बगावत बताकर कुचल दे। लेकिन जब मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, रावलकोट, हर जगह से भीड़ के वीडियो सामने आते हैं, जब अंग्रेजी, उर्दू और स्थानीय बोलियों में लोग कैमरे पर कह रहे होते हैं कि हमारा खून बह रहा है, हमें भारत की मदद चाहिए, तब यह झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। यह वह साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो किसी भी भू राजनीतिक संघर्ष में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। इधर भारत के भीतर भी सैन्य और रणनीतिक हलकों में गहन मंथन चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि दुश्मन इस वक्त अपने ही बोझ तले दब रहा है। अर्थव्यवस्था तबाह, सियासत बिखरी हुई, सेना जनता के खिलाफ, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किरकिरी। ऐसे में भारत को बस प्रेशर बनाए रखना चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए। जब पीओके की आवाम खुद इतनी संगठित हो जाए कि वह पाकिस्तान के नियंत्रण को ध्वस्त कर दे और दुनिया के सामने खुलेआम अपनी पसंद जाहिर कर दे, वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत धड़ा यह कह रहा है कि जमीन पर जो मौके अभी दिख रहे हैं वे हमेशा नहीं रहेंगे।
अगर पीओके की जनता इस लेवल पर इंडिया के नाम के नारे लगा रही है, अगर उनकी नजर में भारत एकमात्र उम्मीद के रूप में उभर रहा है, तो भारत को सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर कुछ ठोस कदम भी उठाने ही होंगे, वरना इतिहास उसे कायर और अवसर गंवाने वाले के रूप में याद करेगा। इसी खींचतान के बीच भारत का आधिकारिक स्टैंड अभी भी कैलकुलेटेड एम्बिग्यूटी की तरफ दिखता है। न तो वह ओपनली यह कह रहा है कि अगले कदम में क्या होगा, नहीं वह यह इशारा दे रहा है कि ऑपरेशन यही रुकने वाला है। यही स्ट्रेटेजिक सस्पेंस दुश्मन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पावर सर्कल्स में इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है कि क्या यह ऑपरेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा चौकियों तक सीमित रहेगा, या यह धीरे धीरे फैक्ट्स ऑन ग्राउंड बदलने की लंबी योजना का हिस्सा है। अगर भारतीय सेना कुछ और अहम दर्रों, रिजलाइन और वैली पॉइंट्स पर अपना व्यावहारिक नियंत्रण कायम कर लेती है और वहां के स्थानीय लोगों का ओवर्ट सपोर्ट उसके साथ दिखने लगता है, तो दुनिया के किसी भी मंच पर खड़े होकर यह कहना मुश्किल होगा कि यह सिर्फ सीमित गोलीबारी है। अब बात कर लेते हैं आने वाले समय की। अगले 72 घंटे, अगला हफ्ता और अगला महीना इस पूरी कहानी को किस दिशा में मोड़ सकता है। अगर पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में आकर पीओके के भीतर और ज्यादा दमन करती है, और ज्यादा गोलियां चलाती है और ज्यादा लाशें गायब करती है, तो इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा। ह्यूमन राइट्स बॉडीज, एनजीओ, इंटरनेशनल कोर्ट, मीडिया सब मिलकर यह सवाल उठाएंगे कि आखिर एक कब्जा की गई जमीन पर बैठे लोग कब तक एक मिलिट्री रजीम के गुलाम बने रहेंगे। और अगर इसी दौरान भारत अपने कूटनीतिक फ्रंट पर यह केस अच्छी तरह पेश करता है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है, वहां के लोग भारत के साथ जाने की खुलकर बात कर रहे हैं, तो फिर दुनिया की बहुत सी ताकतें कम से कम ओपनली पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होने से कतराएंगी। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी हुकूमत दबाव में आकर कुछ रियायतें देने का नाटक करती है, जैसे बिजली के दाम कम करना, सब्सिडी बढ़ाना, कुछ गिरफ्तारियों को छोड़ना, तो यह सिर्फ समय खरीदने की कोशिश होगी, क्योंकि पीओके की जनता अब महज रेट और राशन के मसले से बहुत आगे निकल चुकी है। अब उनका मसला है हक, इज्जत, भविष्य और पहचान। जब एक पूरी पीढ़ी यह देख रही हो कि एलओसी के इस पार भारत के जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, टूरिज्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आगे बढ़ रहा है, जबकि उनके हिस्से में सिर्फ बंकर, चौकी, कर्फ्यू और गोलियां आई हैं, तो आप लाखों के दिमाग को कुछ पैसों और कुछ वादों से ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें एलओसी और पीओके पर टिकी हुई हैं। न्यूज रूम्स में, थिंक टैंक्स में, मिलिट्री वॉर कॉलेजों में, हर जगह मैप पर वही इलाका घिरा हुआ है जहां अभी भारतीय तोपों की गरज, स्थानीय बगावत की आवाज और दुश्मन की बौखलाहट तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। एक तरफ वो सिस्टम है जो दशकों से झूठ, जुल्म और आतंक के सहारे खुद को बचाता आया था। दूसरी तरफ वो देश है जो अब खुलकर कह चुका है कि बातचीत होगी तो सिर्फ कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। और तीसरी तरफ वो आवाम है जो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर कह रही है, हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे, अब किसी के कब्जे में नहीं रहेंगे। मुख्यालय से पूरी तरीके से कनेक्शन टूट चुके हैं। भारतीय तोपों से निकलने वाले गोलों ने उनके बड़े गोला बारूद डिपो में सीधे एक्शन लिया है, जिसके वहां एक बड़े और कई भयानक धमाके और आसमान में बारूद का गुबार इस वक्त छा चुका है। सीमा पार से मिल रही खुफिया खबरों के मुताबिक इस अचानक और तीव्र हमले से दुश्मन के कई सैन्य कमांडर अपने ही बंकरों के भीतर ढेर हो चुके हैं। उनके जवानों में इस वक्त भारी भगदड़ मची हुई है। भारतीय लड़ाकू विमानों ने आसमान में मोर्चा संभालते हुए दुश्मन के हवाई क्षेत्र के पास जाकर के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, जिससे दुश्मन का कोई भी विमान इस वक्त उड़ान नहीं भर पा रहा है। भारतीय सेना का यह रौद्र रूप देख करके दुश्मन की सेना इस वक्त अपनी चौकियां खाली करने को और सुरक्षित स्थान पर भागने को मजबूर हो चुकी है। लेकिन भारतीय जाबाजों ने उन्हें भागने के रास्तों पर भी ऐसी सटीक गोलीबारी की है कि उनके पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। इस प्रचंड हमले का असर सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं है, बल्कि गुलाम कश्मीर के भीतर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जहां सालों से पाक फौज का जुल्म लोग सह रहे थे, आम जनता इस वक्त भारतीय सेना के इस शौर्य को देखकर सड़कों पर उतर आई है। स्थानीय लोगों ने पाक सेना की रसद और ईंधन ले जाने वाली गाड़ियों पर सीधे तौर पर अटैक किया है और उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। कई कस्बों में आम नागरिकों की बदहवास भागते पाक सैनिकों के बीच हिंसक टकराव साफ देखने को मिल रहा है। आखिरकार पीओके में एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जो इस वक्त विद्रोह से कहीं आगे बढ़ चुकी है और अब बात आमने सामने की आ चुकी है। वहां पर मौजूद लोग मुजफ्फरबाद, कोटली और मीरपुर जैसे बड़े शहरों में भी पाक कमान का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हर तरफ से भारतीय सेना की ताकत का खौफ देखा जा रहा है। नई दिल्ली के इधर सुरक्षा गलियारों से मिल रहे साफ संकेत बता रहे हैं कि इस बार भारतीय सेना तब तक नहीं रुकने वाली जब तक दुश्मन के पूरे सामरिक ढांचे को जड़ से नहीं खत्म कर दिया जाता।
भारतीय सेना की टुकड़ियों ने रणनीतिक रूप से कई महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने व्यावहारिक नियंत्रण स्थापित कर लिया है। नीलम घाटी की तरफ से भारतीय सेना की एक बेहद आक्रामक बटालियन ने आगे बढ़ते हुए दुश्मन की बची कुची सप्लाई लाइनों को भी पूरी तरीके से काट दिया है, जिससे अग्रिम मोर्चों पर फंसे पाक सैनिकों के पास ना तो अब गोलीबारी करने के लिए कारतूस है और ना ही बचने का कोई हौसला बचा हुआ है। भारतीय तोपखानों का यहां हमला लगातार तेज होता जा रहा है और हर घंटे बारूद की मारक क्षमता को और अधिक बढ़ाया जा रहा है। खबर इस वक्त आ रही है कि भारत ने अब तक सिर्फ नीलम चौकी पर पूरी तरीके से कब्जा किया था। नीलम घाटी वो सबसे अहम पीओके की घाटी है जहां से ही इस पूरे के पूरे सेंटर को कमांड किया जाता था। आखिरकार भारतीय सेना ने इस पर पूरी तरीके से इस वक्त अपना फैसला काबिज कर लिया है। भारतीय सेना की 3 बटालियन इसे चारों तरफ से घेरते हुए इस वक्त नीलम घाटी पर तिरंगा फहराने का काम कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि नीलम घाटी छोड़ करके पाक सैनिकों को भागना पड़ा है। हालात यही है। इसी तरह से अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो 3 घाटियों को लेकर के है। जी हां, 3 पहाड़ी जो स्थित सबसे अहम क्षेत्र है, उस 3 पहाड़ी क्षेत्र को भी इस वक्त भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लेने का काम शुरू कर दिया है। बड़ी तेजी से ऑपरेशन आगे की ओर बढ़ रहा है। लगातार पिछले 24 घंटे से जो अपडेट आ रही हैं वो पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। खबर ये आ रही है कि इस वक्त पूरी तरीके से 3 घाटी को भी घेर करके भारत ने बड़ा एक्शन शुरू किया है। कई जगहों पर रसद और डिपो को ध्वस्त किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक सैनिक बैकफुट पर जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। कई पाक सैनिकों को मजबूरन अपने सेंटर और कैंप को छोड़ करके वापस होने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो वहीं कई जगहों पर इस घटना की स्थिति और भी ज़्यादा बदहवास है। एक तरफ तो लोगों का विद्रोह, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से उठाए जा रहे ये कदम कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बनते हुए पाक के लिए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस बड़े सैन्य एक्शन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यूएन से लेकर के दुनिया के तमाम बड़े कूटनीतिक मंचों पर भारत ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि यह मामला सिर्फ एक जवाबी का कार्रवाई का नहीं है, बल्कि सीमा पर फल फूल रहे आतंकवाद और अवैध कब्जे पर किया गया एक निर्णायक भारत का प्रहार है। इस हमले की भीषणता ने पाक के उस खोखले परमाणु घमंड को भी पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है, जिसके दम पर वह हमेशा भारत को गीदड़ भभकियां दिया करता था। भारतीय सेना के इस प्रचंड पराक्रम ने भारत के करोड़ों नागरिकों और भारतीय स्वाभिमान और गर्व की एक नई लहर पैदा कर दी है। देश के हर कोने में इस वक्त सिर्फ भारतीय सेना के इस ऐतिहासिक हमले की चर्चा हो रही है और हर नागरिक अपनी सेना के इस वक्त कदम के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। यह लड़ाई सिर्फ सीमा की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इतिहास की उस पुरानी भूल को सुधारने के लिए भी है जिससे तहत हमारी धरती पर अवैध कब्जा किया गया था। भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट इस वक्त दुनिया के दुश्मन के कई गहरे इलाकों में घुस चुकी है। उनके लॉजिस्टिक सेंटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे दुश्मन की पूरी सैन्य कमान इस वक्त असहाय महसूस कर रही है। और उधर उनके आला जनरलों के बीच बैठकों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जमीन के पास उनके भारतीय तोपों के सामना करने की कोई ठोस रणनीति नहीं बची है। इस महाअभियान के दौरान भारतीय सेना ने जिस अद्भुत मारक क्षमता और आधुनिक युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है, उसे साबित होकर दिया है कि भारत अब एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है कि जिसे दबाना नामुमकिन है। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय सेना का दायरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दुश्मन की जमीन पर भारत का प्रभाव क्षेत्र लगातार मजबूत होता जा रहा है, जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के भूगोल और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। भारतीय तोपों की मारक क्षमता इस वक्त इतनी भीषण हो चुकी है कि नियंत्रण रेखा को 5 कोस भीतर तक की जमीन लगातार हिल रही है और दुश्मन के भीतर मजबूती, अंदर से कंक्रीट बंकर, गोला बारूद या कुछ भी अब भारतीय हमले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय सेना के कमांडर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी के लिए सीधे उपग्रह और आधुनिक टोही विमान के जरिए निगरानी कर रहे हैं, ताकि दुश्मन की किसी भी छिपी हुई तोप या मिसाइल लॉन्चर को जैसे ही वह हरकत में आए उन्हें तुरंत हवा में ही ढेर कर दिया जाए। रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले कई सालों में यह पहला ऐसा मौका है जब भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इतने बड़े पैमाने पर भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और दुश्मन की अग्रिम रक्षा पंक्ति को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। वैसे ही बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया और इस पूरे महाअभियान को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया, जो अपने आप में ही पाकिस्तान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए पर्याप्त है।
इस बार की रणनीति पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल अलग और कहीं अधिक विनाशकारी थी, क्योंकि इस बार भारतीय सेना के वीर जवानों को सीमा पार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बल्कि कमांड सेंटर में बैठे सैन्य कमांडरों ने पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक प्रणालियों के दम पर खेल का पासा ही पलट दिया। 2000 रात के लगभग 2:30 हो रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई थी, तब अचानक आसमान में बिना आवाज के उड़ने वाले घातक चालक रहित विमानों ने उड़ान भरी, जो पाकिस्तान की संकेत प्रणालियों को पूरी तरह से चकमा देने में सक्षम थे। इन स्वदेशी चालक रहित तोही विमानों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों की बिजली और संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिससे पाकिस्तान के बंकरों में पूर्ण अंधकार छा गया और उन्हें संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं मिला। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपखाने के बहु बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने सीमा पार से ऐसी भीषण आग उगलनी शुरू की कि पूरी धरती धमाकों की गड़गड़ाहट से कांप उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन विस्फोटक उन बंकरों पर बरसने लगे, जहां आतंकी और उनके आका पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बैठकर अगली सुबह की तबाही की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। असली प्रहार तो तब हुआ जब भारत के शक्तिशाली और तीव्र गति वाले अचूक प्रक्षेपास्त्रों ने अपनी भीषण गर्जना के साथ पाकिस्तान के मुख्य नियंत्रण कक्षों को निशाना बनाया, जिनकी गति इतनी तेज थी कि दुनिया की कोई भी वायु रक्षा प्रणाली उन्हें रोकने में सक्षम नहीं थी, और देखते ही देखते कंक्रीट के मजबूत बंकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी। सुबह होते ही जब पाकिस्तान की आंख खुली तो लाहौर से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते हुए बयान जारी किया कि भारत ने उनकी संप्रभुता पर हमला किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने अपने पूरे रोने धोने में कहीं भी यह नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वे सिर्फ इस बात पर अपनी छाती पीट रहे हैं कि भारत ने उनकी सीमा के भीतर कदम रखे बिना ही इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है और वहां की जनता अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि जो सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा डकार जाती है, वह रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। वहां की जनता का यह गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें हमेशा झूठे प्रचार के अंधेरे में रखा है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंक के ये ठिकाने अब खुद उनके वजूद के लिए काल बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और वहां की आम जनता भूखमरी और कंगाली से तंग आकर खुलकर सड़कों पर उतर आई है तथा भारत में शामिल होने की मांग कर रही है। वहां के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आए और उन्हें इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद कराए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर यह क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया तो उनका पूरा भूगोल ही बदल जाएगा, और इसी डर को दबाने के लिए उन्होंने भारत के भीतर बहुत बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी ताकि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में उलझ जाए। लेकिन वे यह भूल गए कि आज का भारत किसी भी साजिश को समय रहते कुचलना अच्छी तरह जानता है। इस महाअभियान को अंजाम देने से पहले भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीतिक बिसात इतनी मजबूती से बिछाई थी कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस कदम के सामने पूरी तरह से सहमत नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, और विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि पाकिस्तान के जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत सिर्फ बातचीत का रास्ता अपनाएगा, और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के टोही विमान लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है, क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है, और चीन ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी ताकत से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अभूतपूर्व माहौल बन चुका है, जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से सेना को आगे की स्थिति से निपटने के लिए हरी झंडी दे दी है। और जो पाकिस्तान हमेशा अपने परमाणु बम की गीदड़ भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है, क्योंकि उसके पास न तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और न ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा कर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े देशों ने खुलकर कह दिया है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और आतंक के अड्डों पर की गई सर्जिकल और तकनीकी आधारित सटीक कार्रवाई को किसी भी कानूनी या नैतिक पैमाने पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। पूरा अधिकार है और भारत ने जो किया वह आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम था। इस कूटनीतिक महासंग्राम के बीच यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है और उनके जनरलों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत के तकनीकी रूप से सक्षम प्रक्षेपास्त्रों ने उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक अड्डों को कैसे उड़ा दिया। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषक अपने समाचार चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत की मारक क्षमता अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है और अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी जवाबी हरकत करने की नादानी की तो उसका परिणाम पूरे देश की तबाही के रूप में सामने आएगा। भारतीय खुफिया तंत्र ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तबाह किए गए ठिकानों के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक उपकरण और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी, जिसे आने वाले दिनों में भारत के शांत इलाकों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन भारतीय सेना के इस महाप्रहार ने दुश्मन के उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़कर रख दिया है। अब सरहद के उस पार केवल मलबे का ढेर है और पाकिस्तानी सेना अपने मारे गए जवानों और आतंकियों की लाशों को छुपाने में जुटी हुई है ताकि दुनिया के सामने उनकी इस ऐतिहासिक हार का और ज्यादा तमाशा न बने। लेकिन उपग्रहों के इस दौर में सच को छुपाना मुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया भारत के इस नए रूप को देखकर दंग रह गई है कि कैसे बिना एक भी सैनिक को खोए भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई को इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। यह नया हिंदुस्तान है जो अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जानता है। पाकिस्तान के कई सैन्य विश्लेषक दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें हर एक बंकर की आंतरिक संरचना तक का पता था। हमारी मिसाइलों ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां आतंकियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था और जहां उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके पारंपरिक सुरक्षा उपाय भारत के आधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हो चुके हैं। इस महान ऑपरेशन के बाद सीमा समीप के इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है और क्योंकि वे लगातार पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी और आतंकियों की हरकतों से परेशान थे। भारत की इस प्रचंड कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि शांति की भाषा केवल तभी तक सार्थक है जब तक सामने वाला देश मर्यादा का पालन करे और जब गीदड़ भभकियां सीमा पार कर जाएं तो फिर केवल संहार ही एकमात्र रास्ता बचता है। देश भर के कोने कोने में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि हर नागरिक यह जानता है कि देश की रक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद आक्रामक हो चुकी है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े निर्णय ले सकती है। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी बड़ा देश आतंकवाद के अड्डों का बचाव करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है और स्वयं पाकिस्तान के भीतर भी आंतरिक कलह चरम पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के बाद जहां लोग अपनी सरकार से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और वहां की हुकूमत सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने मलबे के रूप में बिखरा पड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में इस बात की भी बहुत गहरी चर्चा चल रही है कि भारत का यह खुफिया नेटवर्क उनके तंत्र के भीतर कितना गहरा समा चुका है, क्योंकि जिस तरह से आधी रात के सन्नाटे में एक एक करके ठीक उन्हीं कमरों को निशाना बनाया गया जहां बड़ी बैठकें हो रही थीं, वह बिना किसी बहुत बड़े और सटीक खुफिया इनपुट के मुमकिन ही नहीं था। पाकिस्तान के बड़े रक्षा विश्लेषक अब टेलीविजन पर आकर यह खुलकर बोल रहे हैं कि उनकी पूरी सेना का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और वे अब भारत की इस नई डिजिटल और तकनीकी मारक क्षमता का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इस प्रहार ने पाकिस्तान की उस हुकूमत की सारी अकड़ को ढीला कर दिया है जो आए दिन भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देकर डराने की कोशिश करती थी। आज पूरी दुनिया के सामने यह हकीकत साफ हो चुकी है कि कंगाली और बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान
अब भारत की इस प्रचंड शक्ति के आगे कहीं भी नहीं टिकता और उसकी सेना के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं। भारतीय सेना की इस बेमिसाल कामयाबी का अगर भी दावे सिर्फ ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और हर देशवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है।